थैंक यू सो मच शाज़िया कि तुमने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अपनी नॉलेज और अपना कुछ एक्सपीरियंस तुम्हारे इस फोरम से शेयर कर सकूं। मैं अपना एक मुख्तसर सा तारुफ़ करवा देती हूँ। मेरा नाम हुमैरा तबस्सुम है और मैं करंटली बेस्ड हूँ सऊदी अरब में। और मैं पेडियाट्रिक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फॉर लास्ट 20 ईयर्स आई एम वर्किंग इन पेडियाट्रिक्स। मैं 96 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मैंने मास्टर्स की डिग्री ली स्पेशल एजुकेशन में। 2008 में मैंने 2008 में मैंने अपना बुबाइथ ट्रेनिंग कंप्लीट की थी और मैं आजकल जो है वो डीएनएस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। और यहाँ पर भी मैं सऊदी अरेबिया में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जो डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करती है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बच्चों में आज का जो टॉपिक है वो बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के मुताल्लिक़ है। और हम जो आज डिस्कस करेंगे आपके साथ उसमें हम ये देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स की। उसके अलावा हम वो कौन से न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जिनको कि हम फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसी वो कौन सी अलामात होती हैं बच्चों के अंदर जिनकी बेसिस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और फिर हम उन बच्चों की जो है वो असेसमेंट करते हैं और फिर हम उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। क्योंकि बहुत सारी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंडर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के। और हम जो हैं उनमें से कुछ बच्चों के साथ फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत एक्टिव होता है और कुछ बच्चों के साथ जो है वो फिजियोथेरेपी का कोई ख़ास रोल नहीं होता। तो जाहिर है कि हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है। और इस डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पर जैसे अगर मैं आप लोगों से आम तौर पे बात करूं तो सेरेब्रल पॉल्सी जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा मारूफ है हम फिजियोथेरेपिस्ट के दरमियान। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेरेब्रल पॉल्सी के साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास और भी दूसरे तरह के बच्चे आते हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के ग्रुप के अंडर आते हैं और डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ हमारे पास आते हैं। उनमें से कुछ बच्चों के साथ फिजियोथेरेपी का रोल होता है और कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे प्रेमिसेस में नहीं आते और हमें ज़रूर उन बच्चों को जो है वो सही जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो उनको ट्रेन कर सकते हैं उनके पास उनको रेफ़र कर देना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डेफिनेशन देखेंगे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम फिजियोथेरेपी असेसमेंट कैसे करते हैं और हमारी ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या क्या होती हैं। जब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ है कि जाहिर है कि आप समझ पाएँ कि इसमें ये 3 वर्ड्स हैं, न्यूरो, डेवलपमेंट और डिसऑर्डर। न्यूरो का मतलब है हमारा CNS और डेवलपमेंट का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट प्लस फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट प्लस उसके जो फंक्शंस हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उसकी डेवलपमेंट। और अगर ब्रेन की डेवलपमेंट के दौरान चाहे वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो चाहे वो फंक्शनल डेवलपमेंट हो, उन दोनों के दरमियान अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए, बच्चा जो है वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए उसका ब्रेन सिस्टम, या वो किसी वजह से कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाए, तो ब्रेन की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी रुक सकती है और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी रुक सकती है। और उसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से उनके इंटेलेक्चुअल और उनके फिज़िकल फंक्शन जो हैं वो रिटार्डेड हो सकते हैं। तो वो सारे बच्चे जिनके ब्रेन को डेवलपमेंट के दौरान किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए और उनके इंटेलेक्चुअल प्लस फिज़िकल फंक्शन जो हैं वो रिटार्डेड होते हैं, हम इन सारे बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। बच्चों के ब्रेन में जो रिटार्डेशन आती है या उनके जो डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम आता है वो प्री कॉन्सेप्शन टाइम से लेकर 20 ईयर्स ऑफ एज तक भी आ सकता है। तो जाहिर है कि हम तो जो टीन एज के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में नहीं डालते हैं। लेकिन आप ये बात समझें कि प्री कॉन्सेप्शन टाइम से ही हमारा ब्रेन जो है वो एट रिस्क होता है फॉर मेल डेवलपमेंट या फॉर एनी इंसल्ट टू डेवलप मेल डेवलपमेंट। ओके, तो हम प्री कॉन्सेप्शन टाइम हो सकता है, गेस्टेशन टाइम हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है, पोस्ट डिलीवरी हो सकता है। और हमें पता है कि 3 ईयर्स तक जो है वो माइलिनेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो 3 ईयर्स के बाद भी जो है वो हम
अपने 3 इयर्स के दौरान भी बच्चे के जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ब्रेन में, उसकी वजह से बच्चे को जो डेवलपमेंट में इशू आते हैं, हम उन सबको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में लेते हैं। तो फिर अब हमें ये बात समझ आ गई कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के जो भी शिकार बच्चे हमारे पास आएंगे, उनके अंदर कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं। उनके फ़िज़िकल फंक्शंस डिलेड हो सकते हैं या रिटार्डेड हो सकते हैं। नंबर 2, उनके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस डिलेड हो सकते हैं या रिटार्डेड हो सकते हैं। उनके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस प्लस मोटर फंक्शंस डिलेड हो सकते हैं। उनके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस प्लस बिहेवियरल फंक्शंस डिलेड हो सकते हैं या एबनॉर्मल हो सकते हैं या ऑल्टर्ड हो सकते हैं। या फिर उनके सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ ऐसी ख़राबी आ सकती है जिसकी वजह से भी मोटर फंक्शंस जो हैं वो डिलेड हो सकते हैं या रिटार्डेड हो सकते हैं या एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो अब हम तो यहाँ से हम 4 किस्म के हम डिसऑर्डर्स को लेते हैं। नंबर 1 प्योरली मोटर डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी। नंबर 2 इंटेलेक्चुअल प्लस फिजिकल डिफॉर्मिटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, और इनको हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले भी कहते हैं। नंबर 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल फंक्शंस नहीं सीख पा रहे हैं, प्लस उनके बिहेवियर्स भी प्रॉब्लमेटिक हैं, नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ हैं अपने बिहेवियर्स में वो बच्चे, लेकिन फ़िज़िकल रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे बच्चे कौन से हो सकते हैं? हमारे पास यूजुअली आते हैं ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD बच्चे हो सकते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं, लर्निंग डेफिसिट्स के बच्चे हो सकते हैं, डिसलेक्सिया के बच्चे, अटेंशन डेफिसिट, ये सारे बच्चे जो हैं इनको हम सेंसरी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी होती है जिसमें हमने कहा कि अगर ब्रेन के सेंसरी प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम है और उसके बाद उनके पोस्चरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर्स। इसमें कौन से बच्चे आते हैं? डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, डिस्पेरेक्सिया, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, फॉर इनकोऑर्डिनेशन पैटर्न्स, इस तरह के जो सारे बच्चे हैं हम इनको जो है सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 किस्म के, हम 4 बड़ी कैटेगरीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। चूँकि बच्चों का जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जो बच्चे आते हैं उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 2011 में WHO ने एक ट्रेनिंग पैकेज डेवलप किया था ताकि जितने भी रिहेबिलिटेटर्स हैं जो इन बच्चों के साथ काम कर सकें, उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की थी। उस गाइडलाइन के अंडर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को एक और नई टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया। उस टर्म को अब वो कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियरल इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, NDBID, न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियरल इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स। तो अब आप देखेंगे ये जो कैटेगरी है या ये जो ग्रुप है डिसऑर्डर्स का, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर फिजियोथेरेपी का स्कोप कहाँ कहाँ हो सकता है वो हम जो है अब यहाँ पर आगे चलते हुए देखेंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स। न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स डेवलपिंग फील्ड है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है, क्योंकि बच्चों का या हम सब का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और आप समझें कि उनका एक बहुत बड़ा उनका एक स्कोप है उन फंक्शंस का। तो वो सारे रिहेबिलिटेटर्स जो बच्चों के इन एस्पेक्ट्स के साथ काम करते हैं वो सब न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स के अंडर आते हैं। क्लिनिकल रीजनिंग अब हम कैसे करेंगे? हम कैसे उन बच्चों को डिफ्रेंशिएट करेंगे जिनको कि फ़िज़ियोथेरेपी से कोई फ़ायदा हो सकता है? डिफ्रेंशिएशन की एक वजह ये भी है कि अव्वल तो यही है कि क्या हम उनको फ़िज़ियोथेरेपी प्रोवाइड करें। सेकंड जो चीज़ आती है वो ये है कि हम जो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे उसके लिए, उसमें हम कौन सी ट्रीटमेंट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम चारों ग्रुप्स पे डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं।
यहाँ पर मैं अभी आपसे जो असेसमेंट की बात करूँगी, ये जो असेसमेंट है ये हमने ICF CY बेस्ड जो मॉडल है उससे एडॉप्ट किया है, और ये जनवरी 2016 में ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया था, और आप इसको researchgate.com से भी हासिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स बनी हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको मैनेज नहीं कर पाई कि आप लोगों को स्लाइड दिखाऊं। शाजिया से बात करके फिर मैं इन स्लाइड्स को बाद में जो है वो कहीं पे भी कंपाइल करके और फिर वो मैं पोस्ट कर दूँगी, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जो हैं वो इन स्लाइड्स को देख सकेंगे बाद में। तो एक दफ़ा हम फिर से बात करते हैं कि हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं बच्चों की। या तो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं, जिसको कि हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं, जिसमें कंबाइंड फिज़िकल और आपके कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो रिटार्डेड हैं। दूसरे प्योर मोटर डेवलपमेंट के बच्चे हैं जिनको हम सेरेब्रल पॉल्सी कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये बच्चे भी कॉम्बिनेशन में हमारे पास आ सकते हैं। इनको इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है और इनको सेंसरी इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तीसरा ग्रुप वो उन बच्चों का है जिनके सेंसरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड है, और वो ज़्यादातर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के साथ हमारे पास आते हैं, यानी उनके प्रॉब्लम्स बिहेवियर की सूरत में ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। और ये बच्चे जो हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या ADHD या ऑटिज़म के बच्चे होते हैं। और चौथी कैटेगरी उन बच्चों की है जिनके सेंसरी इंटीग्रेशन फंक्शन में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनके पोस्चरल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ऐसे बच्चे हमारे पास किन नामों से आते हैं? डिस्पैरेक्सिया यानी मोटर लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है उन्हें, पोस्चरल डिसऑर्डर्स होते हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या मोटर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जब हम इन बच्चों का एग्जामिनेशन शुरू करते हैं, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन शुरू करते हैं, तो वहीं पर ही हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है जहाँ से हम अपने हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर हम एक एक करके एक एक हाइपोथेसिस को डिडक्ट करते जाते हैं, और फिर जब हम एंड में अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सही डायग्नोसिस पर पहुंच जाते हैं और हमें एक अंदाज़ा होता है कि बच्चे का इशू एक्चुअली है क्या और हमें उसको किस टेक्निक के थ्रू डील करना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हमारे पास आ जाते हैं डेमोग्राफिक डिटेल्स। डेमोग्राफिक डिटेल्स के अंदर सबसे पहले नाम है, बच्चे को कौन असेस कर रहा है, उसकी एज क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है। बच्चा जब भी हमारे पास आता है वो कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ हमारे पास आता है, और मेडिकल रिपोर्ट्स की बेसिस पर हम उस बच्चे को डायग्नोसिस हमारे पास पहले से मौजूद होता है। अब हम उस डायग्नोसिस को सामने रखकर कुछ सवालात करेंगे माँ बाप से, और उसकी बेसिस पर हम अपने कॉन्क्लूसिव डायग्नोसिस पर पहुँचेंगे जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस होगा। उस डायग्नोसिस की बेसिस पर हमारा ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। जो पहली हमारा जो ये पार्ट है जिसमें हम डेमोग्राफिक डिटेल्स मालूम कर रहे हैं, उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो हम माँ बाप से पूछते हैं कि आपकी चीफ कंप्लेन क्या है, व्हाट इज़ योर मेन कंसर्न, आप हमारे पास किस लिए आए हैं। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस सवाल के थ्रू हम पेरेंट्स के भी फ्रेम ऑफ माइंड का अंदाज़ा करते हैं कि इस वक्त पेरेंट्स किस स्टेट ऑफ माइंड में है। अगर वो डिनाइल स्टेज में होंगे तो वो आपको एक ऐसा टारगेट बताएंगे जो कि बहुत दूर अचीवेबल है। फॉर एग्जांपल बच्चे का भी हेड कंट्रोल भी नहीं है, वो कहेंगे कि हम चाहते हैं बच्चा चलना शुरू हो जाए, हम चाहते हैं बच्चा बात करना शुरू कर दे। तो आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि पेरेंट्स अभी डिनाइल स्टेट में हैं, वो अभी ये बात नहीं समझ रहे कि अभी तो उन्हें हेड कंट्रोल लाना है, अभी तो हमें बच्चे को सिटिंग पोस्चर में लेकर आना है, अभी तो हमें उसके दूसरे लोअर पोजीशन बैलेंसेस डेवलप करने हैं, खड़ा होना और चलना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से हम माँ बाप के एक फ्रेम ऑफ माइंड का अंदाज़ा लगा लेते हैं और हम वहीं से ही माँ बाप को कैसे डील करना है वहीं से हम उस चीज़ का एक अंदाज़ा कर लेते हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री आती है। फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत मोहतात तरीके से हमें फैमिली हिस्ट्री लेनी पड़ती है। सबसे पहली बात, क्या पेरेंट्स रिलेटेड हैं, क्या वो फर्स्ट कज़न रिलेशनशिप में हैं आपस में। उससे हमें पता चल जाता है कि चांसेस हैं कि जेनेटिकल फैक्टर है। नंबर 2, क्या फैमिली में कोई डिसेबिलिटी है
और अगर फैमिली में डिसेबिलिटी है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, क्या घर के अंदर ही बहन भाइयों में कोई डिसेबिलिटी है, या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई डिसेबिलिटी है, या सेकंड जनरेशन में कोई डिसेबिलिटी है। अगर हमारे पास फैमिली हिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाए तो इसका मतलब है कि फिर बच्चे के साथ जेनेटिकल प्रॉब्लम है, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी इस किस्म की चीज़ हो सकती है। नंबर 3, बर्थ रैंक बच्चे का क्या है। फर्स्ट बेबी जो है वो मोस्टली ड्यूरिंग डिलीवरी या प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी ब्रेन इंसल्ट का शिकार होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त माँ बहुत एक्सपीरियंस नहीं होती और माँ को पता नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में। फिर हम जो हैं वो बच्चे के घर का एड्रेस मालूम करते हैं, माँ बाप की एजुकेशन मालूम करते हैं, ताकि हम कैसे माँ बाप के साथ डील करें। अगर वो दोनों वर्किंग हैं तो हमें उनका स्केड्यूल्स कैसे सेट करना पड़ेगा, होम एड्रेस कितनी दफ़ा वो हमारे पास आ सकते हैं, बच्चा किन के साथ ज़्यादा रहता है, और आखिर में हमें कमेंट्स लिखने होते हैं ताकि जो भी थेरेपिस्ट उसको लेगा उसको इसका एक फैमिली बैकग्राउंड पहले से पता हो। तीसरे नंबर पे जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में चीज़ आती है वो है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम मालूम करते हैं कि क्या बच्चे को कोई एसोसिएटेड इलनेस तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक हो सकता है, एपिलेप्टिक हो सकता है, किसी किस्म की उसको एलर्जीज़ हो सकती हैं, उसको कोई और जो भी उसके इश्यूज़ हैं सेंसरी इम्पेयरमेंट्स के हवाले से, यानी उसके सेंसरी ऑर्गन्स में कोई इम्पेयरमेंट है तो वो हम मालूम करते हैं। इस एसोसिएटेड इलनेस से भी हम बच्चे का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है या जो फिज़िकल उसकी फंक्शंस हैं उनको असेस करने में हमें आसानी होती है। बच्चे की करंट मेडिकेशंस क्या हैं। करंट मेडिकेशंस इसलिए पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पर है तो उसके बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शंस उन ड्रग्स की वजह से भी डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है कि हमें उन चीज़ों को भी अपने जहन में रखना पड़ेगा। फिर कोई उसको पर्टिकुलर एलर्जी तो नहीं है बच्चे को। और आखिरी चीज़ है कि क्या उसको कोई करंटली उसको सर्जरी हुई है या उसकी कोई सर्जरी अभी प्लान्ड है। चौथे नंबर पे चीज़ आती है प्रीनेटल हिस्ट्री या प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बीच में किस तरह से था। सबसे पहली चीज़ कंसेप्शन नॉर्मल था या इंड्यूस्ड था। अगर इंड्यूस्ड है तो जाहिर है कि वहाँ से हम समझ सकते हैं कि कोई मॉर्फोलॉजिकल ब्रेन स्ट्रक्चर हो सकता है में प्रॉब्लम हो सकता है। प्रीनेटल हेल्थ इश्यूज़ क्या थे माँ के साथ। माँ खुद तो डायबिटिक नहीं थी, हाइपरटेंसिव नहीं थी, उसके अपने इश्यूज़ क्या थे। क्या उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ दरमियान में, उसने कोई एंटीबायोटिक ली। तो इन सब चीज़ों की बेसिस के ऊपर जो है वो हमें अंदाज़ा होता है कि बच्चे के क्या इश्यूज़ हो सकते हैं बिहाइंड दी फिज़िकल एंड कॉग्निटिव डिलेड डेवलपमेंट और एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ये जो डिलीवरी थी वो कोई मल्टीपल बर्थ तो नहीं थी, यानी ट्विंस डिलीवरी तो नहीं थी। कोई ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है, बाद में बच्चे जो हैं वो स्टिल बर्थ हो जाती है, या बच्चे जो हैं वो प्रेगनेंसी में ही एक बच्चा जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। इस तरह के इश्यूज़ तो नहीं थे। यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि क्या ये रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का केस ज़्यादा है, या ये सेंसरी डिस्ट्रप्शन का केस है, या ये मोटर डिसऑर्डर हो सकता है। पाँचवें नंबर पर चीज़ आती है नेटल हिस्ट्री। नेटल हिस्ट्री में गेस्टेशन एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा प्री टर्म डिलीवरी के साथ पैदा हुआ है तो क्या वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी या वो सिजेरियन सेक्शन था। अगर वो सिजेरियन सेक्शन था तो क्या वो प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन था या अचानक ही सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा। तो उसके बाद जो है वो हम गेस्टेशन एज देखते हैं। गेस्टेशन एज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्री टर्म बच्चा होता है इतने ही उसमें सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो मोटर डिसऑर्डर प्लस सेंसरी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। और अगर बच्चा 7वें महीने से भी पहले पैदा हो गया है तो उसके सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। बर्थ वेट कितना था, उससे क्या बच्चा जो है वो नर्सरी में एडमिट हुआ, आईसीयू में एडमिट हुआ। अगर आईसीयू में एडमिट हुआ तो क्या वेंटिलेटर दिया गया, वेंटिलेटर दिया गया तो कितने दिन के लिए दिया गया। उसके बाद जब बच्चा वहाँ से डिस्चार्ज हुआ उस वक्त उसका हेल्थ स्टेटस क्या था। और उस वक्त के हेल्थ स्टेटस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बच्चे की फीडिंग उस वक्त कैसी थी।
अगर बच्चे को फीडिंग नॉर्मल हो गई थी, बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे या बॉटल फीडिंग पे आ गया था और घर जाके उसको फीडिंग में कोई इशू नहीं आया, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि ओके, जितना भी रिटार्डेशन होना था, जितना भी प्रॉब्लम होना था, वो उस वक्त में हो चुका। घर आने के बाद कोई सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है बच्चे के मोटर और सेंसरी डिसऑर्डर्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। उसके बाद हम लेंगे डेवलपमेंटल हिस्ट्री, बच्चे की डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या थी, यानी उसके माइलस्टोन्स क्या हैं। ज़ाहिर है कि आप पूछते हैं सारे के सारे, हम वही स्टार्ट करते हैं, हेड कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं। हेड कंट्रोल, रोलिंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, सिटिंग, अनसपोर्टेड सिटिंग, unsupported standing, walking with aid or without aid, and then if the child is walking for now, if he is tripping a lot, क्या वो बहुत ज़्यादा गिरता है, अगर गिरता है तो हम वहाँ पे इसका फॉल स्कोर निकाल सकते हैं। डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हुए हमें क्या पता चलता है? डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हुए हमें अंदाज़ा होता है कि क्या डेवलप जो डिले है वो बहुत नियर टू नॉर्मल एजेस है या बहुत वास्ट डिफरेंस है बिटवीन द अचीवमेंट और एक्विजिशन ऑफ माइलस्टोन। दूसरी बात हमें ये पता लगती है कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सिटिंग तक, क्रीपिंग तक, क्रॉलिंग तक बच्चा बहुत सही था, लेकिन फिर उसके बाद जो है अब बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा, ये मोटर डिसऑर्डर हो सकता है। या वो हमसे ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो सिटिंग में आने के बाद खेल में ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा, इसके कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा डिलेड हैं। तो इस तरह से जितने भी डेवलपमेंटल हिस्ट्री की जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, उससे हम एक अंदाज़ा करते हैं कि क्या ये मोटर डिसऑर्डर है, क्या ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे हम आपके पास आए और माँ कहे कि ये पकड़ के तो खड़ा हो जाता है लेकिन अब चलना नहीं चाहता, ये चल नहीं पा रहा, हम इसको बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये चलता नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे चलना शुरू हो गए बहुत जल्दी, यानी अगर हमारा 12 to 16 मंथ्स का नॉर्मल एज पीरियड है और बच्चे ने 18 मंथ्स में चलना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर जो है हमें अंदाज़ा होता है। लेकिन अब बच्चे का वॉकिंग पैटर्न एफिशिएंट नहीं है, वो 2.5 साल का हो गया है लेकिन अभी तक बार बार गिरता है, तो हम वहाँ पे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ओके, दिस इज़ सेंसरी बेस्ड मोटर पैटर्न। बच्चे के सेंसरी फंक्शंस में कोई इशू है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उसका इनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न है, या बच्चा जो है वो चीज़ों को सही तरह से परसीव नहीं कर पा रहा है, इसलिए, या उसको मोटर लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो स्कीमिंग सही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम इनकोऑर्डिनेशन पैटर्न के अंदर ही डालते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो मोटर स्कीमिंग इनकोऑर्डिनेशन हो। जब हम ग्रॉस मोटर के डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं तो हम वहाँ पे फाइन मोटर्स की भी डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि बच्चे ने कब हाथ बढ़ाना शुरू किया, कब उसने ग्रास्प किया, कब उसने रिलीज़ किया, कब उसने दोनों हाथों में ट्रांसफ़र करना शुरू किया। बहुत दफ़ा बच्चे रीच भी करते हैं, ग्रास्प भी करते हैं, लेकिन उनके पास एक्टिव रिलीज़ नहीं होता। यहाँ पे फिर हम सोचते हैं ये मोटर डिसऑर्डर हो सकता है या ये सेंसरी बिहेवियरल डिसऑर्डर भी हो सकता है, तो फिर हम वहाँ से जो है वो इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। स्पीच एंड कम्युनिकेशन के बारे में मालूम करते हैं, बच्चे की हेयरिंग चेक हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है, कहीं उसको कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो नहीं है। हमें अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ों का हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चे को शायद डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर हो बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ ईयर और ईयर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। और अगर बच्चे को हेयरिंग का इशू है जो कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो बहुत सारी लर्निंग ऑलरेडी डिले होगी। वो ना मोटर है, वो ना सेंसरी है, वो तो कोई और इशू है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मोटर सीक्वेंसिंग सीख नहीं पा रहे हैं। बच्चा जो है, फिर हम वहाँ से कॉग्निटिव फंक्शंस देखते हैं कि क्या फुल सेंटेंस बोल रहा है, वो वोकलाइजेशन है, बैबलिंग है, इस तरह से हम उसकी कितनी इंटेलिजिबल स्पीच है, आई कांटेक्ट करता है कि नहीं करता है। आई कांटेक्ट जो है वो सेंसरी बिहेवियर इश्यूज़ में भी जा सकता है, मेंटल रिटार्डेशन में भी जा सकता है, लेकिन मोटर डिसऑर्डर्स का उमूमी तौर पे पार्ट नहीं होता। लेकिन
आप अब यहाँ पर देखेंगे कि आई कांटेक्ट इस वजह से नहीं हो रहा कि हेड कंट्रोल नहीं है, या आई कांटेक्ट इस वजह से नहीं हो रहा कि बिहेवियर नहीं है, या आई कांटेक्ट इसलिए नहीं हो रहा कि बच्चा बहुत शाय है, कॉग्निशन ही नहीं है उसके पास इतनी ज़्यादा, तो वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। फीडिंग चेक की जाती है, फीडिंग के बारे में पूछा जाता है कि फीडिंग मेथड क्या है, क्या बच्चा जो है वो नॉर्मल ले रहा है, एनजी ट्यूब से ले रहा है, जीटी ट्यूब से ले रहा है, तो वहाँ से हम उसके हेल्थ इश्यूज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। उसकी कोई फिर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसके जो आपके खाने की जो ट्यूब है आपकी, या उसको यानी किसी किस्म का डिस्फेजिया है, चोकिंग होती है बार बार, तो वहाँ से हमें उसका अंदाज़ा होता है। फिर कॉग्निटिव फंक्शंस क्या हैं कि क्या वो इस अपनी एज के हिसाब से खाने में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उठा के खा लेता है, चम्मच से खा लेता है, फूड टेक्सचर कैसा लेता है, अभी तक मैश्ड पर है, क्या सॉलिड फूड लेना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू एज, और उसको किस किस्म की फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, और कितना टाइम वो लेता है कितना टाइम वो लेता है खाना ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर सेंसरी इश्यूज़ को हम बहुत पहले से ही डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा हमारे पास 1-1.5 साल की उम्र में आया है और माँ कहती है कि कुछ किस्म के खानों को वो थूकता है बार बार, तब हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा ये सेंसरी बिहेवियरल इशू हो सकता है। सेंसरी बिहेवियरल इशू की वजह से उसके डेवलपमेंटल फंक्शंस जो हैं वो डिले हैं। विजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि विजुअल जिन बच्चों का विजन ख़राब होता है, यानी जो कम्प्लीटली ब्लाइंड बच्चे हैं, उनकी डेवलपमेंट ज़ाहिर है रिटार्डेड होती है। वो बहुत दिनों में यानी बहुत गैप के साथ उनकी सिटिंग तक तो आ जाते हैं, लेकिन फिर स्टैंडिंग और वॉकिंग ये सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हैं। उसके अलावा ये बच्चों के अंदर आपको एक ख़ास अकड़ाहट महसूस होगी, जिसको हम स्पास्टिसिटी से कंफ्यूज करते हैं। उसकी वजह है कि उनको अपनी बॉडी की अवेयरनेस ही नहीं है, ना उनको इन्वायरमेंट यानी स्पेस की कोई अवेयरनेस है और ना अपनी बॉडी की अवेयरनेस है। तो अब अगर उसको हाथ हम स्पेस में इतना आगे तक बढ़ा सकते हैं, उसको पता ही नहीं है, वो डरता है, वो बहुत खौफज़दा बच्चा होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत टाइट रखता है। तो हमारा जो है, और लेकिन कई दफ़ा माँ बाप को पता भी नहीं होता कि बच्चे को जो है वो विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से जो है हम उसको स्पास्टिक समझते रहते हैं, लेकिन अब हमें जो है वो कोई और ट्रीटमेंट टेक्निक यूज़ करनी है इन बच्चों के साथ। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में फिर हम मेंटल फंक्शंस चेक करते हैं। कॉग्निशन उसका देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एज वो प्ले में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर हमारे कुछ टेस्ट होते हैं कि क्या टावर बना लेता है, इमिटेट कर लेता है टावर को। अगर थोड़ी बड़ी उम्र का बच्चा है, प्री राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, क्या उसकी कोई फॉर्मल मेंटल टेस्टिंग हुई हुई है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का बच्चा है या इसको कोई प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, कितना इनकोऑर्डिनेशन है उसकी लर्निंग में। हम इन सब चीज़ों को जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग से हमें बच्चे की पार्टिसिपेशन का अंदाज़ा होता है कि ऑल्दो कि बच्चा जो है वो उसके मोटर फंक्शंस डिस्टर्ब्ड हैं, उसके फिज़िकल फंक्शंस डिस्टर्ब्ड हैं फॉर कॉग्निशन, लेकिन उसका अपना पार्टिसिपेशन का एक अच्छा, यानी कि वो हमें अपना एक अच्छा पार्टिसिपेशन शो कर रहा है, तो हम वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम बच्चे को किस किस्म की एक्टिविटीज़ करवाएंगे। मेडिकल हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या बच्चे को कोई हिस्ट्री ऑफ रिग्रेशन है। अगर हिस्ट्री ऑफ रिग्रेशन है तो हमारा डायग्नोसिस टोटली चेंज हो जाता है। बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी हो सकता है, बच्चे को दूसरे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई अननोन अनडायग्नोज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसकी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाई जा चुकी हैं, बच्चों को सीजर डिसऑर्डर तो नहीं है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं कि क्या बच्चे ने पहले कहीं पर रिहेबिलिटेशन ली हुई है और उस रिहेबिलिटेशन का रिज़ल्ट क्या आया, वहाँ पे रेट ऑफ लर्निंग क्या था, ताकि हम अपना एक माइंड बना सकें कि बच्चे की लर्निंग किस लेवल पर है। हिप एक्सरे, हिप सर्विलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ हिप के डिसलोकेशन या डिस्प्लेसिया की वजह से लोअर लिम्ब में डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जिनको हम स्पास्टिसिटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, हालांकि वो स्पास्टिसिटी नहीं होती। वो शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो सकती है, या शॉर्टनिंग ऑफ मसल हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्चर इन जॉइंट हो सकता है, डिफॉर्मिटी इन जॉइंट हो सकती है,
इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिप को मेंटेन रखना, हिप के स्ट्रक्चर को की अलाइनमेंट को मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात आपको मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ कि कई दफ़ा हम हिप डिस्प्लेसिया को विदाउट सर्जरी अगर हम इनको फिजियोथेरेप्यूटिकली सही तरह से एड्रेस कर लें तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। और जब सर्जरी के लिए बच्चा तैयार होता है तो उस वक्त उसके प्रॉब्लम्स लिमिटेड रह जाते हैं और उसकी सर्जरी जो है वो एक आसान सर्जरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल रिलीज़ के लिए यानी टेंडन रिलीज़ के लिए जाता है, फिर अब उसको जो है वो हिप के स्ट्रक्चर में किसी करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फिजियोथेरेपी बहुत मैटर करती है। मैं यहाँ पे भी जिस जगह पे काम करती हूँ यहाँ पे ऑर्थोपीडिक सर्जन के साथ हम बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं और हम साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। और हमारा ऑर्थोपीडिक सर्जन जब हमसे बात सुनता है और देखता है कि रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट अच्छा है बच्चे का, तो वो हमसे ख़ुद ये सवाल करता है क्या तुम चाहती हो अभी सर्जरी कर ली जाए या अभी हम 1 साल और इंतज़ार कर सकते हैं, शायद हम बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी फ़र्दर इम्प्रूव कर सकें, शायद हम बच्चे के रेंज ऑफ मोशन फ़र्दर इम्प्रूव कर सकें, तो अब हम जो हैं वो सर्जरी को फ़र्दर डिले कर सकते हैं। और उसके बरक्स ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को इसी वक्त प्रॉपर सर्जरी की ज़रूरत है ताकि उसके एनाटॉमिकल अलाइनमेंट मेंटेन हो सके, ताकि हम सही फिजियोथेरेपी उसको प्रोवाइड कर सकें। बच्चा किसी किस्म का इक्विपमेंट या ऑर्थोसिस यूज़ करता है कि नहीं करता, हम ये मालूम कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के ऊपर। ऑब्जेक्टिवली अब हम क्या एग्जामिन करेंगे, सही है। तो जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, कोई फैमिलियल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, रिग्रेशन तो नहीं है, क्या ये बिहेवियरल सेंसरी बिहेवियरल है, मोटर है, या ये सेंसरी मोटर पैटर्न है। उसके बाद क्या ये मेंटल रिटार्डेशन है, हम ये भी चेक कर लेते हैं। बॉडी में जो टाइटनेस है वो स्पास्टिसिटी है या विजन की वजह से कोई प्रॉब्लम है या उसके हिप में डिफॉर्मिटी की वजह से ये जो है टाइटनेस लोअर लिम्स में आ रही है या स्पाइन में आ रही है। तो हम यहाँ से ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे और क्या चीज़ डिस्क्रिमिनेट की, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले तो नहीं है, रिटार्डेशन तो नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन। अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट टोटली चेंज हो जाएगा। अब हमें जो है वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की टेक्निक साथ मिला के इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और इन सब बेसिस के ऊपर सिर्फ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट नहीं डिसाइड होता, ये भी डिसाइड होता है कि टीम में अब कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो इस बच्चे के साथ काम करेंगे, ये भी डिसाइड किया जाता है। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव असेसमेंट पे हम ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हमारा उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा हमारे पास कमरे में एंटर होता है। क्या बच्चा खुद चलता हुआ एंटर हुआ, क्या बच्चा व्हीलचेयर पे आया, क्या बच्चा बग्गी में है। यहाँ से हम उसकी ग्रॉस मोटर्स के लेवल्स का एक अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद जब हम माँ बाप से हिस्ट्री ले रहे थे उस वक्त बच्चे के बिहेवियर्स क्या थे, क्या बच्चा बहुत काम था, तो वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ओबीडियंट बच्चा था इसलिए वो सुकून से बैठा हुआ था। बच्चे का कॉग्निशन का लेवल ही बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत क्लम्सी, बहुत सेंट्रल हाइपोटोनिक चाइल्ड है, तो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो जहाँ बैठा हुआ था वो वहीं बैठा रहा। हमें लगा ऐसा कि वो बहुत ताबेदार बच्चा है, लेकिन वो ताबेदार नहीं था। उसके कॉग्निटिव फंक्शंस इतने अच्छे नहीं हैं कि वो किसी के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर सके या इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर सके। बच्चा कितना मोटिवेटेड है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चे के बिहेवियर्स क्या थे, यहाँ से हम बच्चे का अंदाज़ा लगाते हैं। क्योंकि अब हमें बच्चे को टच करना है और अब हमें बच्चे की जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करनी है। तो अगर मैं इस पूरे टाइम पीरियड में बच्चे के बिहेवियर्स का, बच्चे की एबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाऊंगी तो मैं बच्चे के साथ डील नहीं कर सकती। और ऐसा हो सकता है कि मेरा पूरा का पूरा सेशन ही ज़ाया हो जाए। जब मैं बच्चे के ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करने जाऊँ वो मुझे टच ही ना करने दें। अब मैं ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चा मुझे रिजेक्ट कर रहा है और वो पूरा का पूरा जो हमारा सेशन है ना वो केओटिक सेशन हो जाता है। तो अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं ये सब बैठे बैठे बच्चे को ऑब्जर्व करते करते मैंने अंदाज़ा लगा लिया। सबसे पहले आता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अब अगर बच्चा बहुत कोऑपरेटिव नहीं है
तो मैं जो है वो सेंसरी जो असेसमेंट है वो पहले नहीं करूँगी। मैं नहीं देखूँगी कि क्या इस बच्चे को कोई पेरिफेरल नर्व प्रॉब्लम तो नहीं है। हम जो हैं वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अंदाज़ा कर लेते हैं। वहाँ पे जब हम बच्चे को काउच पे लिटाते हैं तो जिस वक्त हम डाल रहे होते हैं उसी वक्त हमें पता चलता है कि उसका मोरो रिफ्लेक्स अभी तक तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही हमने उसको डाला उसने अपने हाथ ऐसे कर लिए, पैर ऊपर उठा लिए अपने, सही है। और जब उसको लिटाया तो उसका हेड उस किस तरह से उसने अपना डाला नीचे, क्या वो एकदम क्रश डाउन कर गया या उसने संभल कर अपने आप को लेटा, ये सब हम बच्चे को सिर्फ बेड पे ट्रांसफ़र करवाते हुए और लिटाते हुए ही चेक कर लेते हैं। फिर अगर उसके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस नहीं है तो हम उसी वक्त वहाँ पे हम टेंडन रिफ्लेक्सेस दूसरी चीज़ चेक करते हैं। जाहिर है कि हम सबको पता है टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ और लो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर बच्चे के एग्जैजरेटेड हैं तो जाहिर है कि वो सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है, और अगर बच्चे के स्लगिश हैं या नियर टू नॉर्मल हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, कोई लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो सकती है। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग मुझे सही सुन रहे हैं, आवाज़ आप सबको सही आ रही है। इन केस की आवाज़ सही ना आ रही तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर कमेंट में भेज दीजिएगा। उसी वक्त में हम जब बच्चे के टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं तो हम जो है वो मसल बल्क और मसल स्ट्रेंथ और स्पास्टिसिटी का लेवल, ये सब चीज़ें हम एक साथ उसी वक्त चेक कर लेते हैं। उसके बाद सेंसरी लेवल्स अगर हमें महसूस होता है कि ज़रूरत है, यानी अगर हमें पता चले माइलोमेनिंजोसील का बच्चा है या हमारा जो है वो दूसरे किस्म के माँ बाप ने हमें बताया कि कोई और एक्सीडेंट बच्चे के साथ हुआ है, तो हम वहाँ पे उसकी इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि बच्चे को जो है वो किसी किस्म के पेरिफेरल सेंसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं। और फिर सबसे आखिर में जब सब चीज़ें हो जाती हैं तो अब हम बच्चे की ग्रॉस मोटर्स चेक करते हैं। ग्रॉस मोटर्स में हम जो हैं वो ये देखते हैं कि उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। तो जब बच्चा मेरे पास आया मैं उसी वक्त गेज कर लेती हूँ कि बच्चे की हायर एबिलिटी क्या हो सकती है। ये बच्चा खड़ा हो सकता है तो मैं खड़े होने से स्टार्ट करूँगी, और जब मैं ग्रॉस मोटर्स चेक कर रही होती हूँ तो मैं वहीं पर ही उसकी मोटर स्कीमिंग चेक कर लेती हूँ। इन कोऑर्डिनेशन के पैटर्न्स चेक कर लेते हैं हम उसी वक्त उसके, और वो किस तरह से उसका जो पैटर्न है उसमें अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ रही है तो हम वो भी वहीं पर ही गेज कर लेते हैं, ताकि जब हम ये जो हमारा जो असेसमेंट होता है यानी जो अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो एक ग्रुप में होता है ज़ाहिर है, और उस ग्रुप के बाद हमें कंक्लूड करना होता है। हमें माँ को उसी वक्त बताना होता है कि अब आपको कैसे हमारे पास आना है, हम कितने दिन आपको बुलाएंगे, बच्चे को कितने दिन की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि हमें ये सब चीज़ों उस वक्त कंक्लूड करनी है। हम बहुत इनएथिकल भी है और बहुत एम्बैरेसिंग भी है कि मैं माँ से ये कहूँ कि जब आप दोबारा आइएगा तो मैं फिर बच्चे को चेक करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता और थोड़ा सा जो है वो एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो जब हम इस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो हम अपनी कुर्सी से खड़े होने से पहले ही अपने दिमाग में एक रोड मैप बनाते हैं कि इस बच्चे के साथ मुझे कहाँ से शुरू करना है। कई दफ़ा हम पहले ग्रॉस मोटर्स चेक करते हैं, बाद में हम कहीं और वो बेड पर लिटाते हैं, तो हम इस चीज़ों का अंदाज़ा कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज़ चेक कर लेते हैं कि अपर लिम में, स्पाइन में, ट्रंक में, लोअर लिम में किस किस्म की कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज़ हैं। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसको हम बाद में देख सकते हैं कि हम डिफॉर्मिटीज़ जो चेक करते हैं उसके बेसिस पे हमारी डिसीजन मेकिंग क्या होती है। और हमने ग्रॉस मोटर फंक्शंस भी हमने चेक कर लिए। ये सब करने के बाद अब हमारे जहन में एक हाइपोथेसिस बनेगा, एक या दो या तीन हाइपोथेसिस बनेंगे रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, कि अगर जो है क्या ये वाकई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या ये कोई लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। तो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ से हम अगर ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो क्या ये मोटर पैटर्न है, क्या ये सेंसरी डिसफंक्शन है, सेंसरी बिहेवियरल डिसफंक्शन है फॉर एग्जांपल, क्या ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है या ये सेंसरी बेस्ड मोटर पैटर्न डिसऑर्डर है। अब जब डायग्नोसिस हो गया, हमने माँ को कॉन्क्लूड भी कर दिया, अब हमें अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। ट्रीटमेंट प्लान हम कैसे बनाएंगे? ट्रीटमेंट प्लान के लिए सबसे पहले हम एक मैं आपसे क्या कहूँ कि एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में जो हमारा पहला पार्ट है ये हमने ICF-CY मॉडल से अडॉप्ट किया है। ये जो टेबल है इसमें जो पहली चीज़ है वो है फंक्शनल प्रॉब्लम। पहला कॉलम आता है फंक्शनल प्रॉब्लम का।
हम यहाँ पर हमारे पास एक पूरी लिस्ट है बच्चे के फंक्शनल प्रॉब्लम्स की। प्लीज़ याद रखिए, हम बच्चे के फंक्शनल प्रॉब्लम्स को एनलिस्ट करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि बच्चे की सिटिंग नहीं है, नहीं, हम ये कहते हैं बच्चा सिटिंग पोजीशन में खेल नहीं सकता, बच्चा सिर्फ लाइंग पोजीशन में ही खेल सकता है। सही है, तो हम इस तरह से अपने फंक्शनल प्रॉब्लम्स को एनलिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने फंक्शनल प्रॉब्लम्स को एनलिस्ट करेंगे पहले कॉलम के अंदर। जो भी हमारे पास पूरी लिस्ट है, अब उसमें से हम एक प्रायोरिटाइज करेंगे, एक या दो या तीन हम फंक्शंस को, या दो या तीन हम ऑब्जेक्टिव्स को उसमें से प्रायोरिटाइज करेंगे। अब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, उसके बाद अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि आप उसका मिसिंग कंपोनेंट क्या है। मिसिंग कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि ये जो फंक्शन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इसका कौन से पार्ट पर जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। अभी जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो आप इस बात को समझ जाएंगे। जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मिसिंग कंपोनेंट है, उसकी हम रीजनिंग करते हैं और हम ये देखते हैं कि इस मिसिंग पार्ट के पीछे कौन सी इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट का मतलब है ब्रेन के कौन से पार्ट की इम्पेयरमेंट हो सकती है। क्या ये मोटर पार्ट की इम्पेयरमेंट है, क्या ये सेंसरी पार्ट की इम्पेयरमेंट है, क्या ये उस पार्ट की इम्पेयरमेंट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है, यानी हमारा सेरिबेलम। तो हम जो हैं इम्पेयरमेंट्स, तो हमारी पहली बात हो गई फंक्शनल प्रॉब्लम। दूसरी बात ये हो गई कि उस फंक्शनल प्रॉब्लम में कहाँ मिसिंग है जिसकी वजह से बच्चा अपना फंक्शन अचीव नहीं कर पा रहा। तीसरी बात यह है कि जो पार्ट मिसिंग है उसके पीछे इम्पेयरमेंट कहाँ पर है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि उसको हिप डिस्प्लेसिया है, उसका कोई ब्रेन का पार्ट प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन उस लोअर लिम्ब में, ख़ास लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम जो है वो पेन है या रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हिप डिस्प्लेसिया, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द स्पास्टिसिटी। मे बी ही हैज़ वेरी mild to moderate spasticity, but along with the dysplasia the child is not able to move his lower limb into right pattern। सही है, तो वो जो टाइटनेस होती है, मसल टाइटनेस, वी आर कंफ्यूजिंग दैट टाइटनेस विद स्पास्टिसिटी, और बहुत दफ़ा कंफ्यूज करते हैं। तो आपने इम्पेयरमेंट चेक कर ली कि किस लेवल पे इम्पेयरमेंट है। उसके बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या इंटरवेंशन देने वाले हैं, आपका ट्रीटमेंट अप्रोच आप कौन सा लेने वाले हैं, और जो ट्रीटमेंट अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं या जो इंटरवेंशन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी इंडिकेशन क्या है। ये हमारा सेल्फ क्रिटिक होता है, हम अपने आप को खुद जज कर रहे होते हैं कि मैंने जो इंटरवेंशन अप्लाई की है मेरे पास अपना इसका रीज़न क्या है, मैंने क्यों ये एक्टिविटी ली है, या मैंने क्यों ये सोचा कि मैं जो है ना इसके टोन्स पर काम करूँगी पहले, और जब ज़ाहिर है कि टोन्स पे काम करूँगी तो मेरे जहन में ये आता है कि मैं जो है ना वो बात अप्रोच यूज़ करूँगी, क्योंकि वो बात अप्रोच है वो ज़्यादा न्यूरल पार्ट को जो है वो डील करता है। तो इस तरह का हमने एक टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद हम फिर से सोच रहे हैं, दोबारा हम सोच रहे हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, सेरेब्रल पॉल्सी या मोटर डिसऑर्डर है, क्या सेंसरी बिहेवियरल डिसऑर्डर है, या सेंसरी बेस्ड मोटर डिसफंक्शंस हैं। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, जब हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की बात करते हैं, अच्छा शाजिया अगर तुम मुझे सुन रही हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरे पास कितना टाइम है, ताकि मैं फिर उसके हिसाब से, क्योंकि अब हम ट्रीटमेंट पे आ गए और मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ उसके ऊपर, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि कितना टाइम है हमारे पास, ताकि मैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर लूँ अपने इस पार्ट को। तो आप में से भी जो चाहे वो मुझे बता सकता है कि अभी हमारे पास कितना टाइम है। अच्छा जी, जब हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले पर आते हैं तो हमें उसका इंक्लूसिव और उसका एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ताकि हम जल्दी ही उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लें दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ क्या है, कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो हर एरिया में रिटार्डेड है, हर एरिया में एक जैसा आपको डेवलपमेंटल डिले नज़र आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा बोल बहुत अच्छा रहा है लेकिन बच्चा आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस उसको कोई इकोलेलिया का प्रॉब्लम हो। सही है, तो डेवलपमेंट जो है वो एक यूनिफॉर्म बेसिस पर रिटार्डेड डिलेड होगी, या एबनॉर्मल नहीं होगी, डिलेड होगी ज़्यादातर। दूसरी चीज़ है कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री आ सकती है हमारे पास। तीसरी चीज़ है कि उसके टेंडन रिफ्लेक्सेस एक्सैजरेटेड नहीं होंगे,
यूजुअली स्लगिश होते हैं, क्लम्सी होता है वो बच्चा, उसकी जो है मसल डिफॉर्मिटी या मसल, ओके 10 to 20 मिनट्स ओके, मसल डिफॉर्मिटी या जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोई उसकी मतलब वो हमारे पास सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस के बच्चा जो है वो सिवियरली रिटार्डेड है। बच्चे के डिस्मॉर्फिक फीचर्स हो सकते हैं, वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है, और बच्चे का अगर कोई IQ टेस्ट हुआ हुआ है तो वहाँ पर उसकी मेंटल एज का पता लग जाता है। कौन से बच्चे हैं जिनको हम ये कहेंगे कि ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का शिकार नहीं है, रिटार्डेशन का शिकार नहीं है? उसमें ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सोशल लैंग्वेज और सोशल स्किल्स में और लैंग्वेज स्किल्स में जो है उनको प्रॉब्लम है, सही है। बाकी चीज़ें उनकी फ़िज़िकल रिटार्डेशन भी नहीं है उनकी, और जो है कॉग्निशन उनकी जो है यानी अब ADLs में भी उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो लो है। दूसरी बात यह है कि बहुत ख़ास लंबे अरसे तक उनका चलना फिरना या उनका खड़ा होना जो है वो डिलेड नहीं हो सकता। 2.5-3 साल की उम्र में बच्चे खड़े होना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर हमें कोई बहुत ऑब्वियस सेंसरी बिहेवियर्स नज़र नहीं आ रहे जो कि बहुत सिग्निफिकेंट, इतने सिग्निफिकेंट हों कि माँ बाप उसी वजह से उन सेंसरी बिहेवियर्स की वजह से परेशान हों। हमें ज़्यादा मसल टाइटनेस और डिफॉर्मिटीज़ नहीं होती हैं, और उनका जो रेट ऑफ लर्निंग है वो अकॉर्डिंग टू देयर IQ लेवल हमें पहले से अंदाज़ा, मतलब हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि अगर माइल्ड है तो इस तरह का, अच्छा ये तो सही है, हमें नज़र आ रहा है कि ये माइल्ड रिटार्डेशन हो सकता है, ये मॉडरेट रिटार्डेशन की तरह का इसका लर्निंग रेट है, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या ऑटिज़म का बच्चा अगर आपके पास पहुँच गया फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत कम पहुँचता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, लेकिन इन केस पहुँच गया तो हम वहाँ पर उसके बिहेवियरल जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं हम वहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा प्लीज़ टेल द एज ऑफ दैट चाइल्ड। मैम किस बच्चे की एज के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे ये भी बताइए अभी। अच्छा, तो हम जो हैं वो बच्चे की सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा ख़राब है, उसके बिहेवियर स्किल्स ज़्यादा ख़राब हैं, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी जो है वर्बल कमांड नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाता है, और ज़ाहिर है कि हमारा रोल बहुत कम है इन बच्चों के साथ। तो ये सेंसरी बिहेवियर डिसऑर्डर्स के बच्चे छोटी उम्र में हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बच्चे बहुत सारे फंक्शन इसलिए अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको कुछ सेंसरी इश्यूज़ हैं। पैर ज़मीन पे नहीं रखना चाहता, सेंसरी उसको इशू है, तो जाहिर है कि पहले आपको उसको डिसेंसिटाइज़ करना है। और मेरा ख़्याल है कि ये जो आपकी जो टच स्टिमुलस की जो डिसेंसिटाइजेशन है वो हमसे ज़्यादा बेहतर दूसरे प्रोफेशन के लोग ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं, जाहिर है कि जिसमें OTs शामिल है। तो बच्चे को हमारे पास अपने पास रखने के बजाय आप OT को रेफ़र कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर्स जो हैं वहाँ पर बच्चे उमूमन खड़ा होना और चलना बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन अब जब चल रहे हैं तो इनकोऑर्डिनेशन के पैटर्न्स हैं, बार बार ट्रिप करते हैं, भाग नहीं सक रहे, जिसको हम कहते हैं एडवांस ग्रॉस मोटर स्किल्स अचीव करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है। और बेसिक चीज़ें अचीव कर चुके हैं, लेकिन अब एडवांस ग्रॉस मोटर स्किल्स जो कि उनकी नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, ऑफ कोर्स बच्चे को भागना भी है, खेलना भी है, बच्चे को ऊपर नीचे भी चढ़ना उतरना है, तो बच्चे को वहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसको डेप्थ का प्रॉब्लम है, सीढ़ी चढ़ते हुए वो डर रहा है, सीढ़ी चढ़ते हुए वो डर रहा है, या फिर बच्चे पोस्चरल डिफॉर्मिटी का शिकार है, यानी बहुत टेढ़े होकर बैठे रहते हैं बहुत देर तक, उनको कहा जाए तो वो सीधे हो जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक वो टेढ़े होकर बैठे रहते हैं। तो अच्छा, ये जो सवाल आ रहे हैं, अगर हमारे पास टाइम बचा और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो फिर शाजिया से मैं कहूँगी कि वो मुझे सवाल भेजे ताकि फिर मैं एक के बाद एक का आपको जवाब दे सकूँ। तो अभी जो है जब बच्चे जो हैं वो इस तरह के पोस्चरल डिफॉर्मिटी का शिकार होते हैं तो ये एक बहुत ख़ास प्रॉब्लम है जिसको कि हम कहते हैं कि बच्चे का बैलेंस या बच्चे के पोस्चरल मेंटेनेंस का जो काम है वो ऑटोमेटिक नहीं हुआ, यानी सेंट्रल नहीं हो पा रहा अभी तक। बच्चा कहने पे तो बात कर लेता है, काम कर लेता है, लेकिन वो अपने तौर पे अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, और इस बच्चे के बैलेंसेस को, बच्चे के मूवमेंट पैटर्न्स को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए, ऑटोमेटिक करने की टेक्निक्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं। तो सेंसरी बेस्ड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें हमारे पास एक तरह के बच्चे आते हैं डिस्पेरेक्सिया। डिस्पेरेक्सिया के बच्चे को क्या प्रॉब्लम होता है? मोटर स्कीमिंग का। अपनी जो है वो अपनी मोटर स्कीमिंग सही नहीं कर सकते। उसके अलावा
बहुत सारी जो एडवांस ग्रॉस मोटर की जो स्किल्स होती हैं, जैसे जंपिंग है, रनिंग है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें उनको प्रॉब्लम आता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको खास तौर पर प्रॉब्लम आता है, वो बॉल के साथ सही नहीं खेल सकते और इसी वजह से वो अपने पीयर्स के साथ आइसोलेशन में चले जाते हैं कि वो जो हैं, और फिर उनकी जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आते हैं वो फाइन मोटर के फंक्शंस में आते हैं कि वो ज़ोर से बोतल रख देते हैं, पानी डालते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा इधर उधर गिरता है, राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, यानी किसी बच्चे को पकड़ना चाहते हैं तो ज़ोर से पकड़ लेते हैं, लोगों को लगता है तो वो नोच रहे हैं लेकिन बेचारों को पता ही नहीं होता। तो ये वाले भी बिहेवियर साथ साथ होते हैं। तो ये दोनों बिहेवियर्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंसरी बेस्ड मोटर पैटर्न्स आपके पास आएँ और उनको फाइन मोटर्स में कोई इशू ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ज़्यादा उनके सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स ही फाइन मोटर्स में होते हैं। हमारे ग्रॉस मोटर्स में तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट इशू होता है वो होता है कि आउटसाइड मोबिलिटी जो है ना वो उनकी इम्पेयर्ड होती है या डिस्टर्ब होती है। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो पोस्चरल डिसऑर्डर्स का है, जिसको कि हम ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर कहते हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बच्चे का वीक पोस्चर होता है, पुअर एंडोरेंस होती है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पुल, पुश, इस तरह के जो उनको फोर्स के अगेंस्ट काम करना होता है, वहाँ पे वो अपनी बॉडी को सही मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो पोस्चरल डिसऑर्डर्स का शिकार हैं या डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर का शिकार हैं। सही है। तो इन बच्चों को फिर डील करने की ज़ाहिर टेक्निक टोटली डिफरेंट होती है, वो भी हम देखते हैं। ये सब हमारा हो गया, अब हमने डायग्नोस भी कर लिया, अब हमने उनको डिस्क्रिमिनेट भी कर लिया। अब हम यहाँ से अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल जल्दी टाइम में जो है वो अचीवेबल हो। उस शॉर्ट टर्म गोल के भी आप टास्क एनालिसिस करेंगे और हर सेशन में एक टास्क मोर देन 50% अचीव हो जाना चाहिए, यानी बच्चे की हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नज़र आनी चाहिए। सही है। फिर उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। जो लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं हम 6 महीने के बनाते हैं, 8 महीने के बनाते हैं, और फिर जाहिर है कि हम अपने सोप नोट्स लेते रहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आया और अब हमारा जो है वो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अब जब हमने ये सारी बातें कर ली हैं तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा होता है कि आपका हाई स्कोप कहाँ पर है। तो अब खुद ही आप सोच लीजिए कि हाई स्कोप आपका कहाँ पर आ रहा है। हाई स्कोप आपका जो है वो आ रहा है सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर। मॉडरेट स्कोप है आपका। हाई स्कोप हमारा बहरहाल मेंटल रिटार्डेशन या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज में भी हो सकता है टिल अर्ली एजेस, फॉर एग्जांपल टिल 5 years और 6 years ऑफ एज। मॉडरेट स्कोप हमारा फिर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में हो सकता है फॉर ओल्डर एजेस, और सेंसरी बेस्ड मोटर पैटर्न्स में हमारा मॉडरेट स्कोप हो सकता है। लेकिन बहुत लिमिटेड स्कोप है हमारा सेंसरी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के अंदर, जिसको कि ADHD या ऑटिज़म या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चा हमारे पास आता है। ट्रीटमेंट अप्रोच क्या हो सकती है? ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की डेफिनेशन क्या है? ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की जो डेफिनेशन है उसमें हम कहते हैं सब्सटेंशियल लिमिटेशन इन प्रेजेंट फंक्शनिंग। सब्सटेंशियल लिमिटेशन यानी सिग्निफिकेंट लिमिटेशन। It should be before 18 years of age and it should be characterized by significantly sub-average intellectual IQ. I mean आपका जो आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो आता है वो आपका जो है वो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज होना चाहिए, यानी बिलो देन 70 होना चाहिए। उसके बाद उनके एडेप्टिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है, वो बहुत सारी एरियाज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको वो छोटे छोटे काम जो नॉर्मल बच्चे बड़ी जल्दी सीख जाते हैं उनको सीखने में बहुत टाइम लगता है, अगरचे कि मोटर फंक्शन सही हैं, हाथ सही हैं, ट्रंक सही है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो आपके डेली लिविंग के जो फंक्शंस हैं उनको अचीव करने में उन्हें बहुत टाइम लग रहा है। और वो डेली लिविंग के फंक्शंस कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, होम लिविंग, सोशल स्किल्स, कम्युनिटी यूज़ और बहुत सारे होते हैं। ये आप जाकर नेट पर उसकी डेफिनेशंस निकाल सकते हैं। सही। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की। एक बच्चा है जो आपके पास आया है बिटवीन 2 and 3 years। वो बच्चा जो है
पकड़ के खड़ा हो जाता है, बट ही इज़ नॉट रेडी टू स्टैंड इंडिपेंडेंटली। ऑल्दो सिटिंग में बहुत अच्छा है, सारे अपने काम कर रहा है सिटिंग में, जो भी रिटार्डेशन के साथ अपने काम कर रहा है, और बॉटम शफलिंग करता है। लेकिन बॉटम शफलिंग भी बहुत थोड़े एरिया के अंदर ही करता है, जहाँ जहाँ उसको बस अपनी पसंद की चीज़ें नज़र आती हैं उधर तक बॉटम शफलिंग करता है, और ज़्यादा मोबाइल रहना नहीं चाहता। और वो खड़ा तो होता है चीज़ें पकड़ के, नहीं अगर हम उसे पकड़ के कहीं खड़ा करें तो कोई चीज़ पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन अपने आप खड़ा होने को तैयार नहीं है अभी तक। और उसी की वजह से वो 2 से 3 साल के दरमियान की एज का है, लेकिन अभी तक उसकी वॉकिंग नहीं हुई है। ये हो गया उसका फंक्शनल प्रॉब्लम। मिसिंग कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो सकता है? लैक ऑफ एडिक्वेट पोस्चरल टोन हो सकती है, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी की टोन को एक ख़ास लेवल पर जाना होता है। चूँकि बच्चा रिटार्डेड है, उसको सेंट्रल हाइपोटोनिसिटी है, उसकी बॉडी यानी फुल बॉडी अवेयरनेस ही नहीं है। तो बॉडी जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब खड़ा होना चाहती है तो उसका दिमाग इतना अलर्ट नहीं होता कि वो फुल स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हो सके। तो बच्चे के अंदर एडिक्वेट पोस्चरल टोन्स नहीं है, वो जनरलाइज लो टोन्स का बच्चा, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है। बच्चे के अभी तक प्ले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, यानी बस वो सिर्फ आवाज़ वाले खिलौनों को देखता है, या उनको मैनिपुलेट करता है, या जो है वो बहुत तेज़ लाइटों वाला जो आता है खिलौना सिर्फ उसी को अटेंड कर सकता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो उसके एनवायरनमेंट में हो रही हैं उसको अटेंड नहीं कर पा रहा, यानी उसकी कॉग्निटिव इश्यूज़ हैं। और कॉग्निटिव इशू में मिसिंग कंपोनेंट क्या है? लैक ऑफ एक्सप्लोरेशन। वो एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता अपना एनवायरनमेंट, उसका अपने एनवायरनमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सही है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या आ जाती है? लैक ऑफ वर्बल कमांड है, वर्बल कमांड नहीं ले रहा। अब हम बच्चे से कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चे को नहीं पता आ जाओ क्या होता है, वो वहीं बैठा हुआ है। तो लैक नॉट एबल टू टेक वर्बल कमांड्स, ये 3 उसके मिसिंग कॉम्पोनेंट्स हैं। अब हमें इसके इन 3 मिसिंग कॉम्पोनेंट्स पे काम करना है ताकि हम फंक्शनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमें उसकी टोन को जो है वो एडिक्वेट करना है। कैसे करेंगे? सही, स्टैंडिंग नहीं कर रहा और टोन को एडिक्वेट करना है। तो अब हम यहाँ पर यानी मैं अगर अपनी रीजनिंग करूँ तो मुझे एक बात पता है कि सेंट्रल हाइपोटोनिसिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं या कम कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग द चाइल्ड मच इन एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स। जितना बच्चा एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स में आता है उतना ही बॉडी के ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेशन आता है, और पूरी बॉडी से जो साइमल्टेनियसली स्टिमुलेशन ब्रेन को जाता है वो ब्रेन को अलर्ट करता है। ब्रेन अलर्ट होता है, अवेक होता है, तो बॉडी अपने आप अवेक हो जाती है। ये ऐसे ही है कि वो बच्चा हाफ अस्लीप है। जैसे आप हाफ अस्लीप जब होते हैं तो आप कहाँ अपने एनवायरनमेंट को अटेंड कर सकते हैं, आप कहाँ वर्बल कमांड अटेंड कर सकते हैं। तो अब बच्चे को जगाना है, जगाने के लिए उसको ग्रेविटी से दूर लेके जाना है, फिर खड़ा भी करवाना है हमें बच्चे को। तो हम वहाँ पे एक स्टैंडिंग फ्रेम ले लेंगे और हम वहाँ पे बच्चे को जो है वो स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा कर देंगे। अब उसके बाद हमने जब उसको स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा कर दिया तो अब हम वहाँ पर हमारा काम यह है कि हम उसको वहाँ पे एक ऐसी प्ले एक्टिविटी दें जिससे कि उसके सेंसरी स्टिमुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा जाए, जहाँ पे वो टेक्टाइल सेंसरी स्टिमुलेशन, विजुअल सेंसरी स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करे, बजाय इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइट्स और आवाज़ को देखें। सही है। तो हम वहाँ पर खेल को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि 5 उसके हवा से खमसा, उसके सारे के सारे जो सेंसेस हैं वो अलर्ट हों और वो सारे सेंसेस को इस्तेमाल करे। और अब हमने क्या किया है, बच्चे को हमने काइनेस्थेटिक स्टिमुलेशन दिया है, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन आ रही है जॉइंट्स के ऊपर क्योंकि बच्चा ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। हमने ऐसी प्ले एक्टिविटी डाल दी है जहाँ पर कि बच्चा जो है वो मेंटली अलर्ट हो गया है, कॉग्निटिवली अलर्ट हो गया। सही है। तो कॉग्निटिवली अलर्ट हो गया है। अब बच्चा जब 1 घंटा उस पोजीशन में रहेगा और खेलेगा, और जब वो ऑल्दो कि वो स्टैंडिंग फ्रेम में है लेकिन फिर भी जब वो स्पेस में अपने हाथ आगे पीछे लेकर जाएगा तो वहाँ पर जो है वो बच्चा अपने पैरों के ऊपर डिफरेंट टाइप के उसके रिएक्शंस आ रहे होंगे। तो हमने बैलेंसिंग रिएक्शन, सेंट्रल हाइपोटोनिसिटी, कॉग्निटिव फंक्शंस और प्ले और स्टिमुलस, हमने सबको कंबाइन करके बच्चे को जो है वो यहाँ पर जो है वो एक घंटे का जो है हमने उसको एक सेशन दे दिया। और फिर बहुत जल्दी बच्चे जो हैं वो वहाँ से अचीव करते हैं। और उसको फर्दर जब हम चैलेंजिंग बनाएंगे तो हम उसको स्टैंडिंग फ्रेम से निकाल कर और फिर हम उसको जो है वो किसी फर्नीचर के साथ खड़ा कर सकते हैं
और जब हम फर्नीचर के साथ खड़ा करेंगे तो जिन एक्टिविटीज़ में उसका पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है, इंटरेस्ट बढ़ चुका है, हम उसको ऊंची जगह पे रखेंगे तो बच्चा खुद ब खुद पुल टू स्टैंड करेगा और बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहेगा। इस तरह से हमने, आप देखिए कि हमने उसको कॉग्निटिव फंक्शंस को एड्रेस करके उसके फिज़िकल फंक्शंस को इम्प्रूव किया है। सही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम किस तरह से, कहाँ टेक्निक्स हम किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं सेंसरी बेस्ड मोटर डिसऑर्डर्स, पोस्चरल डिफॉर्मिटी या डिस्पेरेक्सिया के बच्चे। हमने कहा क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो हैं मोटर स्कीमिंग सही नहीं कर सकते। तो जब तक वो खड़े होते हैं, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू होते हैं, तो वहाँ तक की तो मोटर स्कीमिंग सही है, लेकिन जब रनिंग, जंपिंग, कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, क्रॉसिंग द हर्डल्स, इन सब चीज़ों पर आते हैं, या खड़े होकर मुंह धोना है, नहाना है, इन सब कामों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन और जो बैलेंस चाहिए वो अब वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। सही है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स हैं। प्लस ये कि जब भी वो बैठते हैं तो थोड़ी देर में क्लम्सी हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास जब ये वाले बच्चे हैं तो अब हमें क्या पता चला कि बच्चे का जो मिसिंग कंपोनेंट है वो क्या है, डायनेमिक बैलेंसिंग सही नहीं है। और ये डायनेमिक बैलेंसिंग इज़ रिलेटेड टू सेरिबेलम। सेरिबेलम का कौन सा वाला पार्ट मिसिंग है, जिसको हम फीड बैकवर्ड और फीड फॉरवर्ड सिस्टम कहते हैं। कि जब हम एक ही काम करते हैं, जिसकी एग्जांपल मैं हमेशा लोगों को ऐसे ही दिया करती हूँ कि पानी पीना है, मैं कुर्सी पे बैठ के पानी पी रही हूँ, मैं खड़े होकर पानी पी रही हूँ, मैं चलते हुए पानी पी रही हूँ, और मैं गाड़ी में बैठ के पानी पी रही हूँ, चलती हुई गाड़ी में। हर एक के पैटर्न्स डिफरेंट हैं। और अगर आप पहली दफ़ा ग्लास से चलती हुई गाड़ी में पानी पीते हैं तो पहली दफ़ा आपका पानी भी छलकता है, फिर आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक करते हैं, फिर आप ग्लास को और मजबूती से पकड़ते हैं, और फिर आप ग्लास को और मजबूती से पकड़ते हैं। ये जो आपने 5 अटैम्प्ट्स किए हैं, इसकी 5 पिक्चर्स ब्रेन खींचता है, और पाँचों की पाँचों पिक्चर्स हमारी सेरिबेलम में कहीं पर स्टोर हो जाती हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम फिर चलती हुई गाड़ी में पानी पीते हैं तो सेरिबेलम सिर्फ आपको वो वाली तस्वीर निकाल के दिखाता है जिसके एंड में आपने सही पानी पिया था, और अब आप बग़ैर हिट एंड ट्रायल के, बग़ैर पानी गिराए हुए पानी पी लेंगे। ये जो फीड बैकवर्ड और फीड फॉरवर्ड सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है नई मोटर स्किल्स को सीखने के लिए। और इन बच्चों के अंदर यहाँ पे डिस्टर्बेंस आती है, इनका विजुअल मोटर पैटर्न सही नहीं होता। वो जब बॉल उनकी तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड को, उसकी डिस्टेंस को, उसकी स्ट्रेंथ को, अपनी बॉडी के पैटर्न को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। यहाँ पर जो हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ अप्लाई करते हैं वो है एक्टिव अप्रॉक्सीमेशन ऑन मिडिल जॉइंट्स। मिडिल जॉइंट्स पर हम वेट बेयरिंग करवाते हैं, यानी हम नीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं। जब हम नीलिंग करवाते हैं तो मतलब हम ये जो मिडिल पोजीशंस हैं, यहाँ पर हम हाथों की बिग मूवमेंट्स करवाते हैं। और हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे से कहते हैं, माँ बाप से कहते हैं, इनको दीवारों पे काम करवाओ। जब बच्चा दीवार पे काम करता है तो ये जो लिम्ब है हमारा, ये बहुत देर तक हवा में रहता है। और ये किस चीज़ को फैसिलिटेट करता है, ये भी हम आगे आ रहे हैं तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो जब ये आपके हाथ यहाँ पर है और आप अपने नीज़ के ऊपर हैं, अपने नीज़ पे वॉक कर रहे हैं, नीज़ पे टर्न कर रहे हैं, तो आप अपने मिडिल पोजीशंस पे जो है वो काम कर रहे हैं। मिडिल पोजीशन हमेशा से, अगर आपने काइनेसियोलॉजी में भी पढ़ा होगा और आपने मसल स्ट्रेंथ में भी पढ़ा होगा, मिडिल रेंजेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और सबसे ज़्यादा जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मूवमेंट्स होती हैं या पोजीशंस होती हैं। आपको वहाँ पे बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेटेड वर्क करना पड़ता है बिटवीन द एवरी ग्रुप ऑफ द मसल्स। सही है। यानी आपके सिनर्जिस्ट, आपके प्राइम मूवर्स, आपके फिक्सेटर्स, आपके एंटागनिस्ट, सब के सब एक साथ काम करते हैं, और ये बहुत एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मूवमेंट होती है। तो हम इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिडिल पोजीशंस में वेट बेयरिंग करवाते हैं। और फिर उसके बाद हम इन बच्चों को डिफरेंट सिचुएशंस में डालते हैं। फॉर एग्जांपल, मुंह हाथ धो रहे हैं तो हम कहेंगे माँ से वहाँ पे एक स्टूल रख दो, बच्चों का एक पैर ऊंचा करवा दो। अब वो एक पैर पे अपनी वेट बेयरिंग कर रहा है प्लस मुंह हाथ धो रहा है। मुंह हाथ धोना जो है वो एक पूरी बॉडी की स्कीमिंग है, पूरा आपके हाथ जो है वो स्पेस में जो है वो मूव कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ बच्चा जो है वो अपने एक पैर पे वेट बेयरिंग भी कर रहा है। इस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस में डालकर सिचुएशन को फर्दर एंड फर्दर चैलेंजिंग बनाकर हम जो है वो काम करवाते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सिर्फ नीलिंग पोजीशन पे नहीं, हम वहाँ पे उनको एक्टिव अप्रॉक्सीमेशंस देते हैं। और जैसे आप सीधा लेट जाओ और हाथों में एक डंडा पकड़ा दें, और फिर वो बच्चा जो है वो उससे जो है वो किसी चीज़ को हिट करे,
तो ये जो है ये एक्टिव अप्रॉक्सीमेशन है जो कि रिस्ट से, एल्बो से, शोल्डर से अपर ट्रंक तक आती है, और ये जो हमारा पूरा अपर ट्रंक की जो कोऑर्डिनेशन है वो उससे डेवलप होती है। ये एक बहुत बेसिक मैं आपको जो है वो टेक्निक बता रही हूँ ऐसे बच्चों के साथ काम करने के लिए। अच्छा, सेरेब्रल पॉल्सी ये हमारा पसंदीदा टॉपिक है, सब लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी जो है वो बेसिकली जब हम उसकी बात करते हैं मिसिंग कंपोनेंट, तो सेरेब्रल पॉल्सी के दोनों पार्ट्स मिसिंग होते हैं, न्यूरल पार्ट भी है और नॉन न्यूरल पार्ट भी है, यानी मसल लेवल पे जो पार्ट है वो दोनों के दोनों डिस्टर्ब हैं। ब्रेन में लीजन है, उसकी वजह से पूरे बॉडी के टोन्स आपके डिस्टर्ब्ड हैं। जब बॉडी के टोन्स डिस्टर्ब्ड हैं तो वो सही मसल्स को जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करवा पा रहे, और मसल्स जो हैं वो सही कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पा रहे। सही है, तो अब यहाँ पे फंक्शनल प्रॉब्लम्स क्या हैं? एबनॉर्मल टोन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द लिम्स के यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, 3 लिम्स इन्वॉल्व हैं या चारों लिम्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अब बच्चे के जितना टोन का प्रॉब्लम है प्लस जितनी इन्वॉल्वमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द बॉडी है उसके हिसाब से उसका टास्क एग्जीक्यूशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। जो सेरेब्रल पॉल्सी का जो मेन मिसिंग कंपोनेंट है वो है नॉर्मल पोस्चरल कंट्रोल मैकेनिज़्म, टोटल कंट्रोल मैकेनिज़्म जिसमें आपकी बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, मसल मूवमेंट सब चीज़ें आ जाती हैं, वो पूरा का पूरा आपका डिस्टर्ब्ड है। उसकी अंडरलाइंग रीज़न क्या है? लीजन इन ब्रेन है। जब लीजन इन ब्रेन है तो हम ब्रेन को तो ठीक नहीं कर सकते, अब हम सारा का सारा स्टिमुलस नीचे वाले पार्ट से देंगे ताकि न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसीजर के थ्रू दूसरे ब्रेन के पार्ट्स जो हैं वो चीज़ों को अडॉप्ट करें और फिर फंक्शंस को डेवलप करें। यहाँ पर हम हर किस्म की चीज़ को एड्रेस करते हैं। रिफ्लेक्स, उसके जो रिफ्लेक्स पैटर्न्स हैं वहाँ ये डेवलप करते हैं। हम उसके न्यूरल पार्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी हम स्पास्टिसिटी को कम या ज़्यादा या कोऑर्डिनेटेड करते हैं, और फिर हम मसल्स को चाहते हैं कि वो एक्टिवली मूव करें। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हमारे पास उसके बाद आती है मोटर लर्निंग। हम उस बच्चे को करवाते हैं जो हम डिस्पेरेक्सिया में करवा रहे हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ द मूवमेंट। उस सीक्वेंसिंग ऑफ द मूवमेंट में जो है वो हमें ये देखना है कि बच्चा किस काम को आसानी से कर सकता है, तो हम सीक्वेंस अब हमें उसी हिसाब से बनाना है कि बच्चे की आसानी हो। और फिर उसके बाद हमें 24 आवर्स मैनेजमेंट पे हम बच्चे के साथ काम करते हैं कि जो चीज़ वो सीख रहा है, जो फंक्शन हमारे पास ड्यूरिंग द थेरेपी सीख चुका है, उसको हमें पूरे दिन में जो है वो उसको उसमें डालना है, उसके रूटीन में डालना है कि वो बार बार उस पैटर्न को प्रैक्टिस करें। 3 तरह की अप्रोचेस हैं जो कि बहुत मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो ज़ाहिर है कि हम सबको भी पता है बोबात अप्रोच जो है वो बहुत कॉमन है, हर एक को पता है बोबात अप्रोच। बोबात अप्रोच में हम टोन को इन्फ्लुएंस करते हैं, टोन को हम कम करते हैं, जिसके लिए हमें टोन को जो है वो असेस करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जब टोन थोड़ा सा नीचे आती है, कम होती है, जब लिम्ब की थोड़ी सी मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट बढ़ती है, तो फिर हम बच्चों को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पर कि वो अपनी स्कीमिंग करें और फिर अपने जो है वो पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। फिर हम वहाँ पे बैलेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं बच्चों की। स्ट्रेंथनिंग का पार्ट ज़रा बोबात में कंफ्यूजिंग है, तो वो हम उसको दूसरी टेक्निक के थ्रू जो है हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो हमारी डायनेमिक न्यूरोमस्कुलर स्टेबलाइजेशन की टेक्निक है, जिसमें कि हम जो है वो मुझे मैसेज आ गया है कि टाइम कम रह गया है। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट दे दो बस शाज़िया, बस 5 मिनट में ख़त्म करती हूँ। दूसरी जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं डायनेमिक न्यूरोमस्कुलर स्टेबलाइजेशन। इसमें हम ये कहते हैं कि जो भी हम मूवमेंट करने जाते हैं उसके लिए हमारी इंटरनल फोर्सेस, मसल के इंटरनल फोर्सेस का सही एक दूसरे के साथ करेस्पॉन्ड करना है, जिसकी वजह से जॉइंट सेंट्रेशन आती है। और जब जॉइंट सेंट्रेशन आती है तो हम एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, एक्टिव मूवमेंट करते हैं और तभी हम तैयार होते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो इसमें जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके बॉडी सिस्टम्स का कौन सा कंपोनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है स्टेबलाइजेशन। और स्टेबलाइजेशन जो है, जो सबसे पहली स्टेबलाइजेशन हमारी बॉडी में आती है
यानी DNS के टेक्निक में भी हम जो है वो डेवलपमेंटल सीक्वेंस देखते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल सीक्वेंस जो है वो हम सबसे पहले स्टेबलाइजेशन का, बॉडी स्टेबलाइजेशन सिस्टम को हम एनालाइज करते हैं। और जो सबसे पहला जो सिस्टम स्टेबलाइजेशन का आता है बॉडी के अंदर, वो 3 महीने की उम्र में बच्चे में आ जाता है, जिसको कि हम सेजिटल स्टेबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें बच्चा जब सीधा लेटा होता है तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर हवा में आ जाते हैं। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि कोर स्टेबिलिटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि बच्चा अपने दोनों पाँवों को हवा में ऊपर उठा सकता है। तो बच्चा जो है वो अपने चारों हाथों पैरों को, फिर वहीं से बच्चा जो है वो अपने पैर को पकड़ता है, अपने मुंह में लेकर आता है। अगर सेजिटल स्टेबलाइजेशन डेवलप नहीं होगी तो पंजा जो है वो मुंह तक नहीं आएगा, जिसको हम आई, हैंड, फुट, माउथ कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो कि 7 महीने का बच्चा बहुत आसानी के साथ कर लेता है। तीसरा जो रिफ्लेक्सिव बच्चे के जो हैं ब्रेन को आप स्टिमुलेट करते हैं थ्रू रिफ्लेक्सेस, वो बहुत जो एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं वोइटा टेक्निक। वोइटा टेक्निक के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। उनके पास सेट ऑफ टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप बच्चे के डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। और ये ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 and 2 years जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपके कुछ ब्रेन में ऐसे मोटर पैटर्न्स मेमोराइज्ड होते हैं जो कि एक ख़ास हम स्टिमुलस देते हैं तो वो पैटर्न रिफ्लेक्सिवली ऑन होता है, और फिर कुछ अरसे के बाद वो जो है एक्टिव मूव पैटर्न बन जाता है। और हम पढ़ते हैं कि हमारे बहुत सारे न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस होते हैं, लेकिन ये इनसे बहुत हट कर रिफ्लेक्सेस हैं, जिसमें एक रिफ्लेक्स बहुत कॉमन है जिसको हम लैंडो रिएक्शन कहते हैं, या हेड कंट्रोल, एक दूसरा है वो हेड कंट्रोल रिएक्शन है। तो उसमें वो हमें बताते हैं वो सारे जितने रिफ्लेक्शंस हैं, जितने आपके रिफ्लेक्सेस हैं या जितना आपके मोटर पैटर्न्स हैं ड्यू टू द स्टिमुलस जो रिफ्लेक्सिवली पहले डेवलप होते हैं, वो उम्र के हिसाब से डेवलप होते हैं, प्लस सारे के सारे जितने रिएक्शंस हैं वो भी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हम उसके थ्रू डायग्नोसिस करते हैं और उसी के थ्रू हम थेरेपी देते हैं। तो ये एक और टेक्निक है। उसके अलावा जो टेक्निक्स हैं उसमें बैलेंस ट्रेनिंग होती है, मोटर लर्निंग टेक्निक्स हो सकती हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप के आप जो हैं वो रेपिटेशन करवाते हैं, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इनपॉपुलर वे है कि आपको अगर बच्चे को चलाना सिखाना है तो चलने की ट्रेनिंग करवाते रहो, उसको धक्के दे दे के चलवाते रहो। तो ये सबसे इनपॉपुलर अब ट्रेनिंग टेक्निक रह गई, जिसको कि हम कहते हैं कि रेपिटेशन ऑफ फंक्शंस के थ्रू जो है वो आप बच्चे को जो है वो फंक्शंस उसके डेवलप करवाते हैं। तो ये एक छोटा सा एक बहुत सरसरी जायज़ा था कि हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह से डायग्नोस करते हैं, किस तरह से हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, हम उनको कैसे असेस करते हैं और फिर हम उनका कैसे ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। आप असेसमेंट कोई भी करें, टेक्निक कोई भी अप्लाई करें, ट्रीटमेंट प्लान कोई भी बनाएं, एक बात याद रखिए, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की ग्लोबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जो भी करें बच्चे की ग्लोबल डेवलपमेंट को एनकरेज करें और बच्चों के फंक्शंस को एनकरेज करें, ताकि उनके लिए उनकी ज़िंदगी आसान हो और उनके माँ बाप की भी ज़िंदगी फर्दर आसान हो। तो आप एक कामयाब थेरेपिस्ट हैं और आपने एक अच्छी थेरेपी दी है। अदरवाइज़ आप बहुत देर तक बच्चे पे काम करते रहें और इस तरह के अपने टारगेट्स अचीव ना कर पाएँ तो जाहिर है कि आपकी थेरेपी जो है वो एफिशिएंट थेरेपी नहीं कहलाएगी। ये एक बहुत सरसरी सा जायज़ा था जिसको मैं समझ सकती हूँ कि मैंने बहुत सारी बातों को जो है वो 1 घंटे में कवर अप करने की कोशिश की है। तो जो है बस उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहरहाल एक जनरल इंफॉर्मेशन बढ़ी होगी, और फिर इंशाल्लाह आइंदा जो है आने वाले सेशंस में हम इसको फर्दर जो है वो एलेबोरेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग।